गुड आफ्टरनून ऑल। गुड आफ्टरनून मैम। आज का हम लोग का टॉपिक है फॉर्म वर्क और शटरिंग। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शंस के लिए ये फॉर्म वर्क जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे मतलब कुछ भी अगर गलती होता है, मतलब यहाँ पे इफ़ यू डू एनी सिंगल मिस्टेक, तो आप लोग का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट कैन बी इंक्रीज अप टू 2 to 3 मतलब 2 से 3 भाग आपका कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। अगर फॉर्म वर्क में कुछ भी आपका गलती होता है, मिस्टेक्स अगर होता है, और अगर कहीं फॉर्म वर्क आपका फेलियर हो जाता है, तो टोटल कंस्ट्रक्शंस का 2 से 3 गुना कॉस्ट जो है आपका बढ़ जाता है फिर से रिकंस्ट्रक्ट इसको करने के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई भी बिल्डिंग में फॉर्म वर्क या शटरिंग हो रहा है तो उसको बहुत ही केयरफुली ये चीज़ को करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है जब ये हो रहा है तो सबसे अच्छे से इसको पहले से ही सुपरवाइज करना, ताकि कोई भी गलती होने का गुंजाइश ना रहे। ठीक है, देन व्हाट इज फॉर्म वर्क? फॉर्म वर्क क्या है? तो फॉर्म वर्क, obviously it is a mold. The formwork is a mold including all supporting structure used to shape and support the concrete until it attain the sufficient strength to carry its own weight. मतलब फॉर्मवर्क ऐसा एक मोल्ड है जो पूरा स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, और जिस शेप का हमको स्ट्रक्चर चाहिए वो शेप भी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ ये तब तक कंक्रीट को सपोर्ट देता है जब तक कंक्रीट अपने से अपना वो वेट जो है वो कैरी ना कर पाए। ठीक है, उसमें उतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ आ जाए ताकि वो अपना वेट खुद से कैरी कर सके। तब तक उस कंस्ट्रक्शन वर्क को, मतलब उस स्ट्रक्चर को फॉर्म वर्क जो है ये प्रॉपरली उसको सपोर्ट देता है। तो इट शुड बी कैपेबल टू कैरिंग ऑल imposed dead and live load apart from its own weight। तो इसका अपना वेट के अलावा इसमें डेड लोड और लाइव लोड ये दोनों चीज लेने का कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए फॉर्म वर्क में। तो फॉर्म वर्क एक ऐसा मोल्ड है जिसमें क्या होता है, आपका जो स्ट्रक्चर, मतलब जो भी कंक्रीट स्ट्रक्चर हम लोग बनाने वाले हैं, ये एक मोल्ड है। इसे जो भी शेप एंड साइज का हमको कंक्रीट स्ट्रक्चर चाहिए वो हम बना सकते हैं। और अगर सपोर्टेड है, मतलब ये अगर हैंगिंग पोजीशंस में है या फिर कोई कॉलम्स के ऊपर अगर रेस्टेड है, तो वो अपने से अपना लोड जब तक नहीं ले पाए, मतलब अपने से वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ ना गेन कर पाए, तब तक ये फॉर्म वर्क जो है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, और डेड लोड और लाइव लोड, डेड लोड मतलब जो टोटल कंस्ट्रक्शंस का जो लोड होता है, और इसका अपना एक लोड है। और उसमें जैसे जो भी मैशंस या जो भी लेबर्स लोग काम कर रहे हैं, जो भी मूवेबल ये है, जो लोग जा रहे हैं, जैसे हम लोग जब ढलाई करते हैं उसके ऊपर बहुत सारे लेबर्स लोग एक साथ मसाला ला के वहाँ पे जब हम लोग इम्पोस्ट कर रहे हैं, उस जगह पे जब हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये सारा लाइव लोड्स है। तो वो सारा चीज़ का लोड उस होमवर्क में रहना चाहिए। मतलब वो हम लोगों का भी लोड, जो जो भी जितना भी लेबर्स मैशन से ये लोग काम कर रहे हैं, उन सब का लोड, और साथ ही साथ टोटल कंस्ट्रक्शंस का लोड, ये सब चीज़ उसमें वो कैपेसिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड फॉर्मवर्क। अच्छा फॉर्मवर्क के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मटेरियल शुड बी चीप एंड रीयूजेबल। तो मटेरियल जो हम भी फॉर्मवर्क के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो आपका सस्ता होना चाहिए और रीयूजेबल, मतलब इसको हम लोग रिपीटेडली बार बार यूज कर पाए। मतलब कोई जिस तरीके का अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क में हम न्यू फिर से नया नहीं खरीदेंगे, उसी चीज को हम लोग बार बार जैसे यूज कर पाए उसी तरीके का मटेरियल हम लोग होमवर्क के लिए यूज करेंगे। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज शुड बी मिनिमम। स्वेलिंग मतलब कोई भी जहाँ होमवर्क के लिए जो चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे आप कंक्रीट वहाँ पे डाल रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब उसको फीलिंग कर रहे हो कोई एक पोर्शन से वो थोड़ा सा स्वेल मतलब फूल जाए। ठीक है, श्रिंकेज मतलब थोड़ा सा सिकोड़ जाए। तो ये स्वेलिंग मतलब फूल जाना या सिकोड़ जाना, ये दोनों चीज़ इसमें बहुत मिनिमम होना चाहिए।
सरफेस शुड बी स्मूथ एंड अफोर्ड इजी स्ट्रिपिंग। मतलब यहाँ पे जो भी आफ्टर मतलब इसको जब हम लोग डिमोल्ड करेंगे तो उसके बाद जो सरफेस हमको मिलेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन हम लोग जो कंक्रीट ब्लॉक बनाए हैं उसका फिनिश सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए। तो वो स्मूथ कैसे होगा? जब मेरा मोल्ड स्मूथ होगा तो फॉर्म वर्क के लिए जो भी हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसका फिनिश सरफेस स्मूथ होना चाहिए, ताकि बहुत ही इजीली जब हम उसको डिमोल्ड भी कर रहे हैं वो बहुत ही इजीली इससे रिमूव भी हो जाए और अच्छा फिनिशिंग भी दे। लाइट इन वेट सो दैट इजी टू ट्रांसफर। इसका वेट हल्का होना चाहिए क्योंकि जो भी काम कर रहे हैं नॉर्मली मैनुअली होता है, मैन पावर जो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं वो लोग इस चीज़ को अच्छे से कैरी कर पाए, तो ये हमेशा हल्का होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये लोग इजीली एक जगह से दूसरे जगह या फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट से दूसरे कंस्ट्रक्शन साइट पे जब हम लोग रीयूज के लिए फॉर्मवर्क का सारा मटेरियल्स जो है इसको लेके जा रहे हैं, जितना ये हल्का और इजी टू कैरी होगा वो सबके लिए ही अच्छा है। It should be practically waterproof so that should not absorb the water of concrete। ठीक है, ये प्रैक्टिकली जो है ये वाटरप्रूफ होना चाहिए, बट हमें 100% वाटरप्रूफ चीज़ हम लोग नहीं बना सकते हैं, ये भी प्रैक्टिकल है। तो इसीलिए ये वाटरप्रूफ तो होना चाहिए ताकि कंक्रीट के अंदर जो मतलब वाटर रहता है उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी, जैसे अगर हम लोग जैसे फॉर्म वर्क के लिए अगर वुड यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप लोग लकड़ी यूज़ कर रहे हो, तो लकड़ी क्या होता है ये वाटर प्रूफ नहीं होता है, तो ये कंक्रीट का वाटर एब्जॉर्ब कर मतलब ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। बट इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे प्लास्टिक का जो पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे उसके ऊपर वो मोल्ड के ऊपर रखते हैं, ताकि वहाँ पे क्या होगा, आप मतलब जब आप कंक्रीट जब उसमें पोर कर रहे हैं तो उसमें आपका ये वाटर प्रूफ नहीं हो जाए, मतलब कंक्रीट का वाटर जो है वो आपका वुड जो है वो सोक भी नहीं कर पाएगा। और हाँ, इसमें से लीकेज का भी ट्रांसफर है क्योंकि वुड का जो जॉइंट्स है वो जॉइंट्स प्रेफरेबली उतना भी एकदम वाटरप्रूफ जॉइंट तो वो है नहीं कि वहाँ से आपका पानी ना निकल जाए। तो इसीलिए वो जो नीचे जो अगर प्लास्टिक का अगर हम लोग उसमें कवर डालते हैं तो वो क्या होता है, आपका वहाँ से पानी जो डाउनवर्ड जो पानी जो नीचे गिर जाता है वो भी होने का चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, आगे और भी हम लोग इसमें अभी डिस्क्रिप्टिव में आएंगे तो और समझ में आ जाएगा। Next, the material of formwork should not wrap to get distorted when the exposed to element। हाँ, तो इसमें जो मटेरियल फॉर्मवर्क के लिए यूज किया गया है ये डिस्टॉर्टेड, मतलब इसका मतलब शेप और स्ट्रक्चर मतलब ये खराब नहीं होना चाहिए। अगर वो एलिमेंट्स के साथ जो भी कंक्रीट एलिमेंट्स हम लोग जैसे वहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके साथ कंपोस्ट होके कुछ दूसरा ही चीज ना ये बन जाए, मतलब जैसे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो उसमें, तो वो मटेरियल ही उस तरह का होना चाहिए ताकि इसमें कुछ फर्दर इफेक्ट मतलब ये इफेक्ट ना आए। The joint of formwork should be tight against the leakage of cement ground। जो कि मैंने अभी बोला कि formwork का जो joints है ये sufficiently tight होना चाहिए ताकि सीमेंट का लीकेज होने का चांसेस ना रहे। डिफ्लेक्शन शुड बी मिनिमम। डिफ्लेक्शन मतलब जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जब भी वहाँ पे कोई मोल्ड पे हम लोग जब ऑब्जेक्ट जब उसमें फोल्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है धीरे धीरे कोई एक पोर्शन से फूलने लगता है तो वो डिफ्लेक्ट होने लगता है। तो वो चीज़ मतलब होगा, अगर कोई चीज़ हम लोग फीलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मोल्ड पे थोड़ा असर तो पड़ता ही है, ठीक है, पर ये असर जो है ये कम से कम हो उतना ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, द मेजर ऑब्जेक्टिव कंसिडर्ड इन फॉर्मवर्क। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ हम लोग को फॉर्मवर्क में कंसिडर करना चाहिए वो है क्वालिटी, सेफ्टी, इकोनॉमी। ठीक है, तो फर्स्ट है क्वालिटी। फॉर्म मस्ट बी डिजाइन एंड बिल्ड विथ सफिशिएंट स्टिफनेस and accuracy so that the size, shape, positions and finish of cast concrete are maintained। तो यहाँ पे इस तरह से फॉर्मवर्क को डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि इसमें सफिशिएंट एक्यूरेसी हो। अच्छा, से दैट इन साइज, अगर हम कहीं पे अगर बोल देंगे कि मुझे 10 इंच बाय 10 इंच का कॉलम चाहिए या फिर हमको 18 इंच डेप्थ आपको टाई बीम चाहिए तो उसी हिसाब से फॉर्मवर्क को कटिंग करना पड़ता है।
कि ताकि मुझे वो पर्टिकुलर शेप का या साइज का या फिर कौन से पोजीशंस में हम उसको बनाना चाहते हैं वो प्रॉपर फिनिशिंग कंक्रीट का वो मेंटेन कर पाए। नेक्स्ट है सेफ्टी। Form must be built sufficient strength, the factor of safety, so that they have the capable of supporting load। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्लैब अगर हम लोग ढलाई कर रहे हैं तो वो उस टाइम एक जो मॉर्टर के फॉर्म में रहता है, जब तक ये हार्ड नहीं हो जाता है तो उसमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं रहता है। तो जब तक हम उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे डाल रहे हैं और वो हार्ड होगा, सफिशिएंट उसमें स्ट्रेंथ गेन होगा, तब तक जो फॉर्म वर्क का जो सपोर्ट रहता है, जो वर्टिकल सपोर्ट रहता है, उसमें सफिशिएंट स्ट्रेंथ होना चाहिए ताकि जो मैंने कंक्रीट जो उसमें पोर किया है उसको ये प्रॉपरली सपोर्ट दे पाए। मतलब वो जो सपोर्ट जो है ये आपका प्रॉपरली कैपेबल हो वो टोटल लोड को लेना चाहिए, मतलब लेने के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमी। Form must be built efficiently, minimizing the time and cost। तो फॉर्म्स इस तरह से बनाना चाहिए ताकि आपका जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज भी करे, आपका टाइम भी बचाए और आपका कॉस्ट सेविंग भी हो। टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क मटेरियल्स। तो फर्स्ट टिम्बर। टिम्बर के बारे में हम सब वेल नोन है क्योंकि हम लोग बहुत मतलब बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जो फॉर्म वर्क जितना भी शटरिंग का काम होता है सब टिम्बर से ही किए जाते हैं। बट अभी इन दिनों कॉस्ट कटिंग मतलब क्योंकि अभी वुड जो है धीरे धीरे हम लोग का इंसफिशियंट हो रहा है, कॉस्टिंग भी बढ़ रहा है और हम लोग चाहते कि रीयूजेस हो, तो इसके चलते हमने थोड़ा सा इसमें से ध्यान हटा के अभी स्टील पे हमने अपना ये चीज़ को जो है कन्वर्ट किया है, अपना नीड को कन्वर्ट किया है हम लोगों ने स्टील से टिम्बर से हटा के। क्योंकि टिम्बर्स में क्या होता है आप लोग को बहुत कटिंग करके बहुत मटेरियल जो है वेस्ट होता है और वहाँ पे स्टील का जो है हम लोग अगर पर्टिकुलर शेप और साइज का अगर वन टाइम उसको अगर डायमेंशन से अगर बना लेंगे तो ये इतना कटिंग का प्रॉब्लम, वेस्टेज का प्रॉब्लम ये सब नहीं रहता है। प्लास्टिक्स अभी न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक्स का भी यूज होने लगा है। इसमें कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा है बट ये लाइट वेट है फॉर मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका मैशन से ये लोग काम कर रहे हैं इन लोगों के लिए ये वेट जो है कैरी करने कैपेसिटी ये सब कम होता है, बट इसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग जो है आपका बढ़ जाता है। एल्युमिनियम भी सेम है, एल्युमिनियम इज ऑलमोस्ट द कॉस्टली मटेरियल ऑफ ऑल दिस। तो इसमें भी अच्छा फिनिशिंग आता है, रीयूज भी इसको हम लोग कर सकते हैं बट इसमें कॉस्टिंग आप लोग का बढ़ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं, दैट इज टिम्बर फॉर्मवर्क। Timber formwork, the most common material used for bracing the member, hence called the traditional formwork। इसको हम लोग ट्रेडिशनल फॉर्मवर्क बोल सकते हैं क्योंकि ये हमें शुरू से इसी के ऊपर फॉर्मवर्क होते आ रहा है, टिम्बर के ऊपर। कैन इजीली बी कट टू द साइज ऑन द साइड। तो जिस साइड पे भी हम लोग काम कर रहे हैं उसी साइड पे अगर हम लोग इसको बहुत ही इजीली इसको काट के जिस शेप का चाहिए, जिस साइज का चाहिए, हम लोग उसको बना के कटिंग करके उसको हम लोग मोल्ड बना सकते हैं। तो ये एफिशिएंसी आपका टिम्बर में है और क्योंकि ये इतना इजी भी है और ऑब्वियसली इसमें वेस्टेज भी उतना ही हो रहा है। तो एडवांटेज ऑफ टिम्बर फॉर्मवर्क, easy handling because it lightweight, इजी टू डिसएसेंबल, मतलब इसको जितना इजीली हम असेंबल करना इजी होता है उतना भी इसको जैसे सिंपल आपका जो नेल्स होता है मतलब कीला जिसको ठोक के हम लोग इजीली इसको शेप भी बना सकते हैं और अगर उसको डिसएसेंबल कर रहे हैं मतलब इजीली उस कीला को खोल के हम लोग उसको सिंपल वुडन जो लकड़ी में वो वापस लेके जा सकते हैं। डैमेज पार्ट कैन बी रिप्लेस्ड विथ न्यू वन। जिस पार्ट में डैमेज होता है उसमें न्यू पार्ट लगा के हमको पूरा चेंज नहीं करना पड़ता, पर्टिकुलर डैमेज पार्ट को ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। इट हैज गुड थर्मल इंसुलेशन विच मेक इट यूजफुल टू बी यूज इन कोल्डर रीजन। तो यहाँ पे अच्छा थर्मल इंसुलेशन है जो कि ठंडा एरिया में इसको यूज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। रिड्यूस द साइड लेबर का ये रिड्यूस करता है। कैन बी बिल्ड टू एक्सिट 60 ईयर डिजाइन लाइफ, मतलब
60 ईयर डिजाइन लाइफ हम लोग इसको बिल्ड कर सकते हैं। दैट्स मीन्स अगर कोई एक लकड़ी को हम लोग यूज करते हैं अप टू 60 ईयर्स तक हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं उस लकड़ी को। डिसएडवांटेज, can't be used for long, have limit reuse। रीयूज मतलब जैसे लाइफ उसका 60 इयर्स है, बट क्योंकि हम लोग बार बार अपना जो शेप और साइज का उसको बनाना है, इसके लिए हम लोग कटिंग कर रहे हैं बार बार। जो जैसे मानो कि अभी आपको 16 इंच का कॉलम आप यूज कर रहे हो, आपको उस साइज में वो टिम्बर काटा हुआ है और अचानक से किसी एक साइड में आपको 10 इंच का कॉलम बनाना है, आप वहां से कटिंग करके जो 5 इंच जो है वो माइनस कर दिए, फिर वो 5 इंच क्या हुआ आपका रीयूज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि बार बार अगर हम लोग जो मेरे पास मानो अगर 100 CFT अगर मेरे पास वुड मौजूद है और हर एक जगह पे अगर मेरा 20 CFT इस तरह से अगर ये मतलब कटिंग हो रहा है, तो धीरे धीरे ये क्वांटिटी जो है ऑलमोस्ट ये कम होता जाएगा। मतलब वो जो पोर्शन जो कटिंग करके हम लोग छोड़ रहे हैं वो रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, if the timber is dry, it will absorb the moisture from the wet concrete, which should be weaken the resultant concrete member। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर टिम्बर ज़्यादा ड्राई है तो वहाँ पे आपका कंक्रीट का जो मॉइस्चर है ये वहाँ से सोख लेता है। तो मॉइस्चर अगर वहाँ से सोख लेगा तो क्या होगा, कंक्रीट का जो कंक्रीट को ये ऑब्वियसली वीक बना देगा। तो जो मेरा कंक्रीट में जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो मॉइस्चर कंटेंट, तो इसके चलते आपका जो रेशियो है वो कम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई अगर ये वुड है तो इसके चलते ये सब प्रॉब्लम इसमें राइज होता है। Timber is high moisture content, more than 20% moisture content. Wet concrete will shrink and cup leading to open the joint and leakage grout। तो क्योंकि टिम्बर में ऑलमोस्ट 20% मॉइस्चर कंटेंट रहता है, तो अगर वेट कंक्रीट के लिए क्या होता है, ये कभी कभार श्रिंक भी करता है। ठीक है, तो एंड कप लेडिंग जॉइंट लीकेज ग्राउट, तो ये सब जो लीकेज जो ग्राउट ये सब लीकेज होने का आपका चांसेस इसमें रहता है। तो ये कुछ कुछ डिसएडवांटेज में है। डिसएडवांटेज है कॉस्ट कटिंग में मेरा ये होता है, लेबर्स में होता है, उसी तरह ये सब डिसएडवांटेज जो है जो आपका कंक्रीट के ऊपर जो मेरा कंस्ट्रक्शन जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट है स्टील फॉर्मवर्क, जो अभी हम लोग धीरे धीरे अभी अडॉप्ट करने लगे हैं। स्टील फॉर्मवर्क इज स्ट्रॉन्गर, ड्यूरेबल, हैव लॉन्गर लाइफ दैन टिम्बर फॉर्मवर्क एंड देयर यूजेस आर मोर इन नंबर। तो स्टील फॉर्मवर्क क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है और इसका लाइफ जो है टिम्बर फॉर्मवर्क से काफ़ी ज़्यादा है और इसको हम लोग रिपीटेडली बहुत बार बार इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। Steel form can be installed and dismantled with greater ease and speed। और इसको क्या है, इंस्टॉल करना और इसको मतलब इसको खोलना ये बहुत ही फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें सारा चीज नट्स और बोल्ट्स के जरिए किया जाता है। जैसे एक पर्टिकुलर शेप के लिए हम लोग फटाफट इसमें वहां पर जैसे पहले शेप दो, उसमें आपको कीला ठोकना है, फिर उसको पर्टिकुलर देखना है स्ट्रेंथ, हाँ ठीक है यहाँ से लीकेज नहीं होगा, आप इसमें कंक्रीट पोर कर सकते हैं। ये सारा चीज़ जैसे टिम्बर फॉर्मवर्क में देखना पड़ता है, पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग फटाफट जो एक एक प्लेट्स है उसको लगाओ और यहाँ पे जो आपका नट्स एंड बोल्ट्स है वहाँ उसके ज़रिए उसको टाइट करो, तो जितना इजीली ये टाइट हो जाता है और वाटर प्रूफ हो जाता है, उतना इजीली इसको हम लोग डिमोल्डिंग के टाइम पे हम लोग बहुत ही इजीली इसी वे में स्क्रू और फिटिंग्स को इस तरह से खोल के हम लोग इसको डिसअसेंबल भी कर सकते हैं। Now the advantage of steel formwork: very strong and durable, able to carry the load, easy to be fixed, uniform size and surface, can be used more numbers of time, more durable than timber formwork, no shrinkage of formwork occurred। मतलब यहाँ पे बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ पे लोड कैरी करने का बहुत ही ज़्यादा क्षमता होता है। इजी टू फिक्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसको बहुत ही इजीली आप लोग फिक्स कर सकते हो
और यूनिफॉर्म शेप और साइज का होता है, क्योंकि मैंने प्लेट्स को उसी मेजरमेंट्स के जरिए हम लोग उसको कटिंग करके पहले से ही बनाते हैं, तो इसीलिए शेप और साइज का कोई अंतर नहीं होता है। तो सरफेस भी इसका बहुत अच्छा स्मूथ फिनिशिंग आता है। और इसमें क्या है, हम लोग इसको बहुत नंबर्स ऑफ टाइम्स बार बार इसको रिपीटेडली हम लोग यूज कर सकते हैं। मोर ड्यूरेबल देन टिम्बर फॉर्मवर्क, टिम्बर फॉर्मवर्क से ज़्यादा ड्यूरेबल है। और नो श्रिंकेज फॉर्मवर्क ऑफर्ड, तो यहाँ पे कुछ भी श्रिंकेज होने का चांसेस नहीं रहता है। नेक्स्ट, देन व्हाट इज द डिसएडवांटेज? तो एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज होगा ही। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है, तो मोर एक्सपेंसिव देन वुड ड्यू टू हाई वेट हैंडलिंग, इट इज डिफिकल्ट विद हाई वेट, इसके डिफिकल्ट टू हैंडलिंग। तो एक्सेसिव लॉस ऑफ हीट, लिमिटेड साइज एंड शेप, इसमें क्या होता है आपका ये कॉस्टली है वुड से। और इसमें जो क्योंकि ये वेट भी क्योंकि स्टील का फोम वर्क है तो ऑब्वियसली हेवी तो होगा ही, भारी है। और जो कि आपको जो लेबर्स इन लोगों के लिए हैंडलिंग करने के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और एक्सेसिव लॉस हीट, क्योंकि मेटल्स है तो इसमें क्या होगा, हीट तो लॉस होगा ही। और लिमिटेड साइज एंड शेप, हम लोग एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज का ही इसमें ये कटिंग्स पहले से बना के रखते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं कोई कोई जैसे पोजिशंस में जाके हम लोग को थोड़ा सा अलग कंस्ट्रक्शन, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन के लिए, आर्किटेक्चर वर्क के लिए वहाँ पे भी कटिंग करना पड़ता है। तो वो सब जगह पे क्या होता है, ये स्टील फ्रेमवर्क हम लोग को लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर लिमिटेड साइज और शेप का ही हम लोग बना के रखते हैं, क्योंकि कॉस्टली मटेरियल है। हम लोग ये इस तरह से साइज से नहीं काट के रखेंगे कि जिसका बहुत ही लिमिटेड यूज है। तो वो सब केसेस के लिए वहाँ पे टिम्बर अच्छा है, क्योंकि टिम्बर जो भी आपका क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग उस शेप एंड साइज को तुरंत काट के आप लोग बना सकते हो। बट यहाँ पे ये चीज़ उतना जल्दी करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, द प्लास्टिक फॉर्मवर्क, आई थिंक इसको आप लोग कहीं यहाँ पे तो देखे नहीं होंगे, तो एक्चुअली मैं भी नहीं देखी। तो प्लास्टिक फॉर्मवर्क, इसका एडवांटेज है ये लाइट वेट है, रीयूजेबल, तो क्योंकि मोल्ड है तो ऑब्वियसली रीयूजेबल है। केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल इफेक्ट कम होगा प्लास्टिक से। फंगस एंड टर्माइट रेजिस्टेंस, फंगस इसमें नहीं होता है। जैसे वुड में आप लोग देखना कि एक सीजन के बाद बारिश वारिश के बाद थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन टाइप का ये हो जाता है, इसके चलते उसका इफेक्ट भी आपका कंक्रीट के ऊपर पड़ता है। टर्माइट, टर्माइट क्या होता है आपका जो घुन लगना, मतलब दिमक, ठीक है। तो अगर आप जो शटरिंग का जो फॉर्म वर्क का सामान है आप कहीं पर डंप करके रखते हो, एक सीजन के बाद उसमें टर्माइट होने का चांसेस रहता है। बट प्लास्टिक्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टर्माइट जो ये प्लास्टिक खाते नहीं है, तो इसलिए ये फंगस और टर्माइट का इन्फेक्शन मतलब जो इफेक्ट है प्लास्टिक फॉर्म वर्क के ऊपर नहीं पड़ता है। कैन इजीली कट एंड नेल बाय यूजिंग वुड वर्किंग, जैसे वुड वर्किंग के लिए आप लोग जिस तरह से बहुत ही इजीली कट कर सकते थे, जैसे जो स्टील वर्क में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, बट यहाँ पे वो ये चीज़ भी रिकवर हो जाता है। वुड वर्क की तरह हम लोग इजीली काट सकते हैं इसको, कटिंग करना और इसको नेल करना मतलब इसको ज्वाइन करना ये बहुत ईजी है प्लास्टिक में। डैमेजेस ऑन दिस फॉर्मवर्क कैन बी इजीली रिमूव, इसमें कोई भी अगर डैमेज होता है इसको इजीली हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, कोई पार्ट डैमेजेस में हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। वेरी यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स शेप एंड स्पेशल फीचर, यहाँ पे जो चीज़ है वेरी यूजफुल कॉम्प्लेक्स शेप एंड स्पेशल फीचर, मतलब जैसे हम लोग जब आर्किटेक्चरल कोई पार्ट बनाते हैं, जैसे बाहर एक्सटीरियर में कोई डिजाइनिंग पर्पस वर्क है जहाँ पे फॉर्म वर्क करना पड़ता है, तो उसमें कुछ भी शेप और साइज का बहुत ही खूबसूरत सा आर्च बनाना है या कोई भी डिजाइन का शेप है वो चीज़ देना है, जो कि आपको स्टील या वुड में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बट क्योंकि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक को बहुत इजीली हम लोग कट करके उस शेप में उस तरह से हम लोग उसको शेप दे सकते हैं। कोई भी स्पेशल फीचर्स का कोई ऑब्जेक्ट हम लोग को बनाना है तो हम लोग इस प्लास्टिक फॉर्म को इजीली उस शेप में कटिंग करके वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही यूजफुल है फॉर आर्किटेक्चरल पर्पस या फिर ब्यूटिफिकेशन, जहाँ पे होमवर्क करना है वहाँ पे हम लोग प्लास्टिक होमवर्क यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव एट फास्ट, ये बहुत एक्सपेंसिव है सबसे पहले। लोड कैरिंग कैपेसिटी लो,
तो इसमें हाँ डिसएडवांटेज ये है कि इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी, खूबसूरती के लिए हम लोग फॉर इसको यूज़ तो कर सकते हैं, बट बहुत ही जहाँ पे हेवी वेट कोई भी काम हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है बहुत ही कम है। डैमेज द प्लास्टिक बाय हीट, कहीं पे हीट का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ये प्लास्टिक को डैमेज कर सकता है, ठीक है। And the next foamwork is aluminum foamwork. So aluminum is strong and light and consecutively fewer support the ties are required. तो एल्युमिनियम ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हल्का भी है और ये इसका बहुत ही कम सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। इसमें जितना भी टाइज जो भी सपोर्ट इसके लिए देना पड़ता है, जो भी वर्टिकल सपोर्ट लगता है, तो बहुत ही मिनिमम से सपोर्ट इसमें रिक्वायर्ड रहता है आपका एल्युमिनियम फोमवर्क में। तो इसका एडवांटेज है मोनोलिथिक क्रैक फ्री स्ट्रक्चर। इसमें आपका एडवांटेज ये है कि आपको जो कंस्ट्रक्शन जैसे कहीं पे होता है कि थोड़ा सा क्रैक दिखाई देता है कॉन्क्रीट्स में, तो क्योंकि ये इसका आपका एक शेप भी अच्छा रहता है, स्मूथ रहता है और ये अपने से अब सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो सपोर्ट का अप डाउन ये सब नहीं होता है। तो एक क्रैक फ्री जो अच्छा स्ट्रक्चर जो होता है, इससे बहुत ही अच्छा एक स्मूथ और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर बनता है। डज नॉट रिक्वायर टिम्बर और प्लाईवुड फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, तो इसमें प्लाईवुड टिम्बर कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। कास्टिंग ऑफ वॉल स्लैब पॉसिबल साइमल्टेनियसली, एक ही साथ में हम लोग वॉल स्लैब सारा चीज बना सकते हैं, मतलब ये इतना सफिशिएंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक ही साथ में सारा चीज का कास्टिंग करना पॉसिबल है, वॉल का भी स्लैब्स का भी एवरीथिंग। डज नॉट रिक्वायर द स्किल्ड लेबर, यहाँ पे स्किल लेबर मतलब जैसे मतलब कोई भी लेबर से जिसको मतलब ये मोल्ड ऐसा है कि हाँ चलो एक फिक्स कंस्ट्रक्शन जो फॉर्म आपको फॉर्म दे दिया गया है, आप इसमें किसी को भी काम पे लगाओ और ये काम आपका हो जाएगा। स्किल लेबर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कटिंग करके पर्टिकुलर फिनिशिंग देना पड़ता है, जैसे आपका वुडन फॉर्मवर्क हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है एक स्किल लेबर मतलब जिसको अच्छे से आइडिया है कि हाँ इस तरह से कटिंग करने से ये कंस्ट्रक्शन होगा या फिर इस शेप का साइज का मिलेगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल लेबर का ज़रूरत होता है। बट यहाँ पे एल्यूमिनियम फोमवर्क अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा स्किल लेबर का ज़रूरत नहीं है, हम लोग किसी से भी काम करवा सकते हैं नॉर्मली। तो एक जगह पे कॉस्टिंग अगर कम होता है तो दूसरी जगह पे कॉस्टिंग बढ़ जाता है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम लोग स्किल लेबर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा और यहाँ पे अगर अनस्किल्ड हम लोग लेबर यूज़ भी कर रहे हैं बट यहाँ पे जो ये मटेरियल है इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखा जाता है हर एक जगह पे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा सेम ही रहता है। तो यहाँ पे जैसे डिसएडवांटेज ऑफ एल्युमिनियम फोमवर्क, आर्किटेक्चरल चेंजेस आर नॉट पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर। आर्किटेक्चरल चेंजेस मतलब जैसे ये एक फिक्स्ड मोल्ड की तरह है, तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के लिए जैसे आर्किटेक्चरल वर्क के लिए थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिजाइन देना चाहते हैं, तो ये चीज़ इस होमवर्क में पॉसिबल नहीं है। ड्यू टू tremendous speed of construction work, capitals finance need the plan in advance, क्योंकि इसमें बहुत फास्ट काम होता है, क्योंकि एक ही साथ में जैसे कि पहले बोला गया है कि इसमें वॉल का भी और साथ ही साथ स्लैब का भी एक साथ साइमल्टेनियसली सारा काम एक साथ हो सकता है, तो बहुत ही फास्ट काम होगा, मतलब इसमें कंस्ट्रक्शन स्पीड भी ज़्यादा है, और जब कंस्ट्रक्शन स्पीड ज़्यादा है तो कैपिटल फाइनेंस मतलब आपके पास पैसा भी सफिशिएंट होना चाहिए जो कि पहले से एडवांस भी प्लान करके रखा, मतलब पहले से हम लोग जब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए पैसा मेरे पास एडवांस में प्लान है कि इतना पैसा मेरा इतना कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मेरा यूज़ होगा और ये चीज़ मुझे बनाना है, ये प्रॉपर पूरा टेंडर जब मेरा फाइनलाइज रहता है कि इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तब हम लोग इस होमवर्क का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा मेरा पर्टिकुलर एक टाइम के बीच में सारा काम जो है एक्यूरेसी से कंप्लीट हो जाएगा, मुझे फंडिंग का भी कोई इशू ना रहे, ठीक है, उसी जगह पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे हम लोग धीरे धीरे स्लो मोशन में जहाँ पे फाइनेंस होता है वहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम होमवर्क बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मवर्क कंस्ट्रक्शन, अगर आउट ये जूम मीटिंग से आउट हो जाओगे तो रिजॉइन कर लेना। प्रोसेस ऑफ
प्रोसेस ऑफ फॉर्मवर्क कंस्ट्रक्शन। तो फॉर्मवर्क के लिए फॉर वॉल के लिए क्या क्या रहता है? टिम्बर शीटिंग, वर्टिकल पोस्ट, हॉरिजॉन्टल मेंबर, रैकर्स, स्टॉक एंड वेजेस। तो यहाँ पे एक पिक्चर्स में आप लोगों को सारा चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो किस तरह से जब हम लोग ये वर्टिकल ये वॉल के लिए जब हम लोग फॉर्मवर्क करते हैं तो उसमें टिम्बर का शीट रहता है, उसमें सपोर्ट देने के लिए वर्टिकल पोस्ट, हॉरिजॉन्टल मेंबर और रैकर्स, ये सारा चीज इसमें किस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है वॉल फॉर्मवर्क एंड इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पे देखो टिम्बर जॉइंट सपोर्ट दिया गया है, तो फिर जहाँ पे जैसे हम लोग जब छत पे कंस्ट्रक्शन के लिए बीच बीच में ये देते हैं फ्लोर्स के लिए। वॉल फॉर्मवर्क एंड इट्स कंपोनेंट। तो यहाँ पे दो साइड एंड एंड प्लैंक, योक और नट्स एंड बोल्ट्स के जरिए ये आपका कंस्ट्रक्ट हो, मतलब इसको मोल्ड को बनाया जाता है। डी शटरिंग मतलब फॉर्मवर्क तो हम लोगों ने कर लिया, मतलब जब हम लोग कंक्रीट हम लोग को पोर करना है उसके पहले हम लोग फॉर्मवर्क को तो अच्छे से बना लेते हैं, बट जिस तरह से उस चीज को हम लोग बनाते हैं उसी तरह से उसको खोलना, मतलब उसको डी शटरिंग करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, शटरिंग जिस तरह से इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए, उसी तरह डी शटरिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप लोग को प्रॉपर टाइम का पीरियड्स का भी पता होना चाहिए कि कब कौन सा कंस्ट्रक्शन को आपको डी शटरिंग करना है, ताकि जो मैंने बनाया है उसको सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिल जाए। और दूसरी बात है, जब शटरिंग करने का खोलने का जो प्रोसेस है वो रिमूवल प्रोसेस भी आप लोगों को जानना चाहिए किस तरह से करना है। ठीक है, ऑर्डर द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, शटरिंग द फॉर्मिंग द वर्टिकल फेसेस ऑफ वॉल, बीम्स, कॉलम शुड बी रिमूव फास्ट। तो ये जितना भी वर्टिकल फेसेस है, वर्टिकल चीजों का शटरिंग जो हम लोग किया वो उसको हम लोग जल्दी खोल सकते हैं। शटरिंग फॉर्मिंग द सोफिट स्लैब शुड बी रिमूव नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग जितना भी सोफिट या स्लैब का मतलब छत का इसका नेक्स्ट इसके बाद होता है। शटरिंग फॉर्मिंग द सोफिट टू बीम एंड अदर हेवी लोडेड मेंबर शुड बी रिमूव इन द एंड। और सबसे ज्यादा जो हेवी लोडेड जो मेंबर्स रहता है उसको सबसे लास्ट में आपका रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे देखो एक टेबल्स है, टाइम रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, कब कब आप लोग कितना दिन के अंदर आप ये फॉर्मवर्क को जो है रिमूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका बीम एंड वॉल्स कॉलम्स के लिए। तो जब हम लोग बीम और कॉलम्स वॉल का जब शटरिंग जो है आफ्टर पोरिंग द कंक्रीट, हम लोग 2 से 3 दिन के बाद ओपीसी के लिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग 2 से 3 दिन के बाद खोल सकते हैं। रैपिड हार्डनिंग के लिए 2 डेज। स्लैब्स एंड वर्टिकल सपोर्ट रिमेन इंटैक्ट। तो यहाँ पे स्लैब्स का क्या होगा, वर्टिकल सपोर्ट को इंटैक्ट रखना है और इसको हम लोग 4 दिन बाद खोल सकते हैं। रैपिड हार्डनिंग के लिए 3 दिन। स्लैब कंप्लीट फॉर्मवर्क रिमूवल, पूरा कंक्रीट रिमूव करने के लिए 10 दिन और रैपिड हार्डनिंग के लिए आपका 5 दिन। ठीक है, स्लैब बीम removal setting and props remain intact in 8 days and rapid hardening के लिए 5 days. Beam and arches complete formwork removal up to 6 मीटर स्पैन, 6 मीटर से ज्यादा स्पैन होगा तो वहां पे आपको 14 डेज, रैपिड हार्डनिंग के लिए 5 to 8 days. Beam and arches complete formwork removal more than 6 मीटर स्पैन, उसके लिए 21 days एंड रैपिड हार्डनिंग के लिए 8 to 10 डेज। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मवर्क का रिमूव करने का एक ये है और इसके जरिए आप लोग एक आइडियाज भी आप लोग को मिल जाएगा कि किस तरह से आप लोग ये कर सकते हो। और यहाँ पे मैं चीज आप लोग को बता दिया कि छत का होता है स्लैब्स का, उसका भी जितना हम लोग जैसे रिमूव करते हैं तो एक आप लोग ध्यान देना कि वहाँ पे 21 डेज तक हम लोग उसको छोड़ देते हैं विथ वाटरिंग क्योरिंग करने के लिए। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे रिमूव करते हैं। ये आपका जो